इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंडिपेंडेंस वाली चीज़ कि जो इसके अंदर आता है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट पॉलिसी, इसके अंदर 3 बातें आती है कि कम्युनिकेट करना होता है सबको, दूसरी चीज़ आइडेंटिफाई करो कि कौन से सर्कमस्टेंसेस में थ्रेट आते हैं, तीसरा पॉइंट आता है कि टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस लेनी चाहिए जिससे कि आप इसको एलिमिनेट कर पाएँ, या फिर अगर आप एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं तो आप इसको विड्रॉल कर लें, विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट। उसके बाद एक ये नवंबर 23 का क्वेश्चन है, आया था एग्ज़ाम में, हम उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे कि वो क्या बोल रहा था। ये कह रहा है इंडिपेंडेंस पॉलिसी कि जब आप अपनी फर्म की क्वालिटी मेंटेन करते हैं तो एक इंडिपेंडेंस होना चाहिए। इंडिपेंडेंट होने के लिए सबको कम्युनिकेट करो, आइडेंटिफाई करो कि कौन से सर्कमस्टेंसेस में हमें थ्रेट हो सकते हैं, हमें कहाँ पकड़े जा सकते हैं या हमें कहाँ दिक्कत हो सकती हैं, उनके लिए हमें क्या क्या अप्रोप्रिएट एक्शंस लेना चाहिए। एक्शंस में हमें या तो हम उसे बिल्कुल एलिमिनेट कर देना चाहिए, और अगर हम उसे अच्छे से एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं तो हमें विड्रॉल कर लेना चाहिए। उसके बाद आता है कि पॉलिसीज़ प्रोसीजर इन केस ऑफ द ब्रीच ऑफ द इंडिपेंडेंस। मान लीजिए हमारी इंडिपेंडेंस जो है वो ब्रीच हो गई किसी भी तरीके से, हमारे किसी रिलेटिव ने बहुत ज़्यादा फेस वैल्यू के शेयर्स ले लिए, 2 लाख रुपए के शेयर्स ले लिए, तो मैं इंडिपेंडेंट नहीं रहा उस कंपनी में क्योंकि मेरे रिलेटिव ने ले लिए। तो हमने इसके आईपीसीसी में क्या पढ़ा था कि 60 डेज़ में हमें करेक्टिव एक्शंस ले लेना होता है अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो। अब इसके अंदर इसमें 3 पॉइंट्स दिए हैं कि जब हमारी पॉलिसीज़ प्रोसीजर ब्रीच हो जाती हैं, नहीं, पॉलिसी प्रोसीजर्स हमें क्या करने हैं अगर मेरी इंडिपेंडेंस ब्रीच होती है तो सबसे पहले बताना है कि जिस पे भी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट लगती है वो फॉर्म को बताएगा कि ब्रीच हुई है, ठीक है। वो ही फॉर्म को बताएगा कि भाई हमारी फॉर्म के इंडिपेंडेंस ब्रीच हो गई है, प्रॉम्प्टली नोटिफाई करेगा। दूसरी चीज़ प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट करेगा, किसको करेगा ये बात, इंगेजमेंट पार्टनर को करेगा जो कि एक मेन हेड होता है हमारी फॉर्म का, मतलब सिस्टम क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करने वाला आदमी, प्लस वो रिलेवेंट पर्सनल जिसकी वजह से हुई है या जिस जिस भी कारण से हुई है उसको बताएगा, और कहेगा कि टू टेक द अप्रोप्रिएट एक्शंस। तीसरा पॉइंट इसके अंदर है प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट करेगा बाय द ईपी एंड अदर टू फर्म। ईपी को और अदर्स को बताएगा, फर्म को बताएगा कि उसने क्या एक्शंस लिए उसको ठीक कराने के लिए, टू रिजॉल्व द मैटर सो दैट द फर्म कैन डिटरमाइन द फर्दर एक्शन, जिसके लिए फर्म को क्या एक्शन लेना है, मतलब 60 डेज़ के अंदर करेक्टिव एक्शन जो भी लेने होते हैं वो करना है। तो ये भी एक 3 पॉइंट का क्वेश्चन बन सकता है कि क्या पॉलिसी प्रोसीजर्स लेने होते हैं इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमें बताना होता है कि जो भी पर्सनल होता है जिसने भी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट ब्रीच करी होती है वो फॉर्म को बताता है कि भाई ब्रीच हो गई है, प्रॉम्प्टली नोटिफाई। सबसे पहले इसको इस तरीके से समझिए कि ब्रीच हो गया मतलब आग लग गई, तो सबसे पहले प्रॉम्प्ट नोटिफिकेशन नोटिफाई करेगा फॉर्म को कि हो गया हो गया। किसको कम्युनिकेट करेगा, ईपी को करेगा और कंसर्न पर्सनल को करेगा, और अप्रोप्रिएट एक्शंस लिए जाएंगे। और तीसरे पॉइंट में कम्युनिकेट करेगा कि ईपी को और अदर्स को कि भाई एक्शन ले लिया, रिजॉल्व हो गया मैटर, प्लस करेक्टिव एक्शन हमने क्या क्या लिए हैं उसके लिए। फिर एक छोटा सा नोट आता है कि इंडिपेंडेंस हमें एनुअली बतानी होती है कि मेरी जो फर्म है वो इंडिपेंडेंट है, ऑडिट या जो भी आप काम करा रहे हैं उसके लिए रिटन कन्फर्मेशन देना होता है। और दूसरी चीज़ कि अगर आप किसी भी जो भी ऑडिट फॉर्म्स होती हैं जो किसी भी लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर रही होती हैं, तो जो जो इंगेजमेंट पार्टनर उसका होता है वो 7 ईयर्स में रोटेट हो जाना चाहिए। तो इंगेजमेंट पार्टनर की जो रोटेशन की लिमिट है वो है 7 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद एक हमारा तीसरा पॉइंट आता है क्वालिटी कंट्रोल के अंदर, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप, ठीक है। हमें ये देखना होता है कि मुझे अपने इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है कि नहीं और कंटिन्यू करना है कि नहीं, ये हमें ध्यान रखना होता है अपनी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले। तो इसके अंदर 4 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले बताते हैं इंटीग्रिटी ऑफ द ओनर। जो भी मेरा क्लाइंट है उसकी इंटीग्रिटी मुझे पता होनी बहुत ज़रूरी है। इंटीग्रिटी पता होनी चाहिए उस क्लाइंट की, उस की मैनेजर पर्सन की, उसके टू चार्ज विद गवर्नेंस की। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि मुझे CCTR पता होना चाहिए। CCTR मतलब कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइमिंग एंड रिसोर्सेज ऑफ माई फर्म। ये मेरे खुद की बारे में मुझे पता होना चाहिए कि क्या मैं इस फर्म का इंगेजमेंट एक्सेप्ट करूं, कंटिन्यू कर, कॉम्पिटेंट में हूँ कि नहीं, कैपेबिलिटी है कि नहीं, टाइमिंग एंड रिसोर्सेज मेरे पास है कि नहीं। तीसरी बात इथिकली रिक्वायर्ड, इथिकल रिक्वायरमेंट्स मैं फुलफिल कर पा रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। और चौथा पॉइंट इसमें आता है सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइज ड्यूरिंग द करंट एंड द प्रीवियस ऑडिट इंगेजमेंट। क्या मैटर्स ऐसे अराइज हुए थे इस ऑडिट करते टाइम में, ड्यूरिंग द ऑडिट और प्रीवियस ऑडिट में कुछ गलत बात तो नहीं हुई थी जिससे कि मुझे इसको एक्सेप्ट करना भी चाहिए कि नहीं। तो ये 4 पॉइंट्स होते हैं जो कि मुझे एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप देखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट होता है कि ये उसका देखना होता है, उसका हमें क्या देखना होता है कि इंटीग्रिटी। दूसरी चीज़ मुझे खुद का देखना होता है, क्या देखना होता है, कैपेबिलिटीज़, कॉम्पिटेंसी, टाइमिंग एंड रिसोर्सेज।
तीसरी चीज़ मुझे देखनी होती है इथिकल रिक्वायरमेंट खुद की ही, और चौथा पॉइंट देखना होता है कि पहले और अब में किसी तरह का कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स तो नहीं हुआ। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, अच्छा इसकी मेमोरी टेक्निक भी थी कि हमेशा एक सेक्रेटरी चाहिए होती है। सेक्रेटरी मतलब सेकी, SECI, S फॉर सिग्निफिकेंट मैटर, E फॉर एथिकल रिक्वायरमेंट, C फॉर CCTR और I फॉर इंटीग्रिटी। उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, ये बात करता है कि आपको इस तरीके से पता करेंगे कि जो हमारा क्लाइंट है वो इंटीग्रिटी मेंटेन करता है कि नहीं। ये नवंबर 19 में आया था क्वेश्चन कि कैसे आप पता करेंगे कि हमारा क्लाइंट इंटीग्रिटी मेंटेन करता है कि नहीं, बहुत अच्छा है कि नहीं। सबसे पहले हमें देखना है प्रपोज अपॉइंटमेंट, कि मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है, क्यों हुआ है, पिछले वाले का क्यों नहीं हुआ, मेरा क्यों हुआ, इस तरीके से बात करनी है। दूसरी चीज़ नेचर ऑफ द क्लाइंट, उस क्लाइंट के बिज़नेस का नेचर कैसा है मुझे पता करना है। उसके बाद में मुझे क्लाइंट का एटीट्यूड देखना है टुवर्ड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लेके, वो किस तरीके से काम करता है, प्लस इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है उसका, उनको ध्यान देता भी है कि नहीं। तीसरी चीज़ एग्रेसिवनेस ऑफ द क्लाइंट टू रिड्यूस माई फीस, मेरी फीस को कम करने के लिए वो कितना ज़ोर लगा रहा है। पाँचवीं चीज़ इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन इन द स्कोप ऑफ द वर्क, मेरे काम में ही वो लिमिटेशन लगा रहा है तो मैं उसको क्यों मतलब मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ। ये बात तो एक्सेप्टेंस की चल रही है ना, एक्सेप्टेंस के लिए हमें इंटीग्रिटी देखनी होती है और ये इंटीग्रिटी के पार्ट हैं। उसके बाद में मनी लॉन्ड्रिंग में तो नहीं फंसा हुआ। तो इसकी मेमोरी टेक्निक आप ये बना सकते हैं कि जब आप किसी की इंटीग्रिटी चेक कर रहे हैं, क्लाइंट की ही सही किसी की भी कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले देखना होता है कि प्रपोज अपॉइंटमेंट हुआ है आपका, क्यों हुआ है, पिछला क्यों छोड़ा, आपको क्यों लिया। दूसरी चीज़ अपॉइंटमेंट के बाद में आप उसका नेचर पता करेंगे, नेचर ऑफ द क्लाइंट, ऑपरेशंस, बिजनेस। तीसरी चीज़ उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनल कंट्रोल। एटीट्यूड के बाद आप उसकी एग्रेसिवनेस देखेंगे टू रिड्यूस द फीस। एग्रेसिवनेस के बाद आप उसको देखेंगे इनअप्रोप्रिएट एक्शंस या इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन द स्कोप ऑफ द वर्क होता है कि नहीं। और छठी चीज़ देखेंगे मनी लॉन्ड्रिंग में वो है तो नहीं, किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर है तो नहीं। उसके बाद होता है मैटर्स टू बी कंसिडर्ड इन। अच्छा अभी तो हमने पता करा कि इंटीग्रिटी कैसे पता करते हैं किसी आदमी की। दूसरी चीज़, एक दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि CCTR कैसे पता करते हैं, मतलब कि मैं कॉम्पिटेंट हूँ कि नहीं, मैं कैपेबल हूँ कि नहीं, टाइमिंग रिसोर्सेज मेरे पास है कि नहीं, ये मैं अपनी फॉर्म के लिए मैं कैसे पता करती हूँ। तो ये हम कैसे देखते हैं कि सबसे पहली चीज़ नॉलेज है क्या इंडस्ट्री की, मुझे मेरी फॉर्म को नॉलेज है कि नहीं। दूसरी चीज़ एक्सपीरियंस है कि नहीं, रिटर्न फाइल करनी है, रिपोर्ट देनी है, या फिर एबिलिटी टू गेन, एबिलिटी टू डू इट, है ना, है कि नहीं। सफिशिएंट पर्सनल है कि नहीं मेरी फॉर्म में, और अगर नहीं है तो क्या मैं एक्सपर्ट से पता कर सकता हूँ, और वो भी नहीं है तो क्या मैं EQCR की मदद ले सकता हूँ। और लास्ट में होता है क्या कि कंप्लीट इंगेजमेंट में कर पाऊँगा विद इन द रिपोर्टिंग डेडलाइन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि CCTR मेरा खुद का है कि नहीं, मेरे पास नॉलेज है कि नहीं, एक्सपीरियंस है कि नहीं, और सफिशिएंट पर्सनल है कि नहीं जो कॉम्पिटेंट करेंगे, प्लस एक्सपर्ट्स की मदद ले सकता हूँ कि नहीं, EQCR की ले सकता हूँ कि नहीं, प्लस कंप्लीट इंगेजमेंट विद इन द रिपोर्टिंग डेडलाइन। उसके बाद विड्रॉल फॉर इंगेजमेंट, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें बीच में छोड़ना पड़ जाता है, तो उसमें कैसे करें, किस तरीके से आप विड्रॉल करेंगे इंगेजमेंट से, उसका भी एक प्रोसीजर होता है। सबसे पहले आप उस क्लाइंट के साथ क्लाइंट के मैनेजमेंट के साथ में या दूसरे विद गवर्नेंस के साथ में डिस्कस करेंगे उस मैटर को। उसके बाद अप्रोप्रिएट लगता है विड्रॉल करने के लिए डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के साथ में, डू स्टार्ट विद गवर्नेंस के साथ में विड्रॉल और उसके रीजंस। उसके बाद आप खुद पे देखेंगे आप पे PRL रिक्वायरमेंट तो नहीं लगती है। मान लो किसी तरह का आपको रेजिग्नेशन दे रहे हो तो या रिज़ाइन कर रहे हो, तो फॉर्म तो नहीं फिल करना है, EDT फॉर्म्स तो नहीं भरने हैं, किसी को नोटिफाई तो नहीं करना है, तो वो PRL रिक्वायरमेंट्स आप पे क्या लगती हैं वो देखनी होती है। प्लस आपको डॉक्यूमेंट करने होते हैं सिग्निफिकेंट इशूज़, कंसल्टेशन आपने जो लिया, प्लस आपका कंक्लूजन क्या है। डिस्कस करो, विड्रॉल करो, रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग। उसके बाद एक ह्यूमन रिसोर्सेज वाला पॉइंट आता है। ह्यूमन रिसोर्सेज बात करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज ऐसे होने चाहिए जो कि CCC हो, मतलब कैपेबिलिटीज़ हो, कॉम्पिटेंट हो और कमिटमेंट हो, और अपनी अप्रोप्रिएट रिपोर्ट इशू कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी। विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट भी नवंबर 22 में आया ये क्वेश्चन। विड्रॉल करने के लिए डिस्कस करो क्लाइंट के साथ में, डिस्कस कर लिया, डिस्कस करा क्लाइंट के मैनेजमेंट और उसके दूसरे गवर्नेंस के साथ में, अप्रोप्रिएट टू विड्रॉल अगर डिस्कस करा देन आपको लग रहा है अप्रोप्रिएट है तो PRL रिक्वायरमेंट चेक करो और उसको सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट कर लो। मैटर्स टू बी कंसिडर CCTR के लिए, CCTR मैं खुद के फर्म का चेक करूँगी, नॉलेज देखूँगी, एक्सपीरियंस देखूँगी, एक्सपर्टाइज को बुला सकती हूँ कि नहीं, EQCR को बुला सकती हूँ कि नहीं, और डेडलाइन में कंप्लीट कर पाऊँगी नहीं। उसके बाद इंटीग्रिटी देखने के लिए
प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट क्यों हुआ, नेचर और क्लाइंट का एटीट्यूड, उसके एग्रेसिव फीस को लेके, और मनी लॉन्ड्रिंग में तो फंसा हुआ नहीं है, और एक्सेप्टेंस क्लाइंट रिलेशनशिप, सेकी, इंटीग्रिटी और सीसीसी, वो कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, टाइमिंग, रिसोर्सेज, CCTR, एंड E फॉर एथिकल रिक्वायरमेंट, और S फॉर सिग्निफिकेंट मैटर्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट था। अभी मैंने इतने नोट्स बनाए हैं और मैं इसी को रिकॉर्ड करती हूँ।